नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में कि हमारे एंशिएंट इंडिया में हमारे वेदास में कितना सारा नॉलेज था, कितने सारे ऐसे जिनको हम आजकल मिस्ट्रीज़ बोलते हैं। बाहर से पूरे दुनिया से काफ़ी तरह के लोग भारत आए और जब उन्हें हमारे नॉलेज, हमारे विज़डम के बारे में मालूम चला तो वो भी काफ़ी अचंभित हुए और अलग अलग समय पे, अलग अलग सदियों में उन्होंने अपने काफ़ी अलग अलग किताबों में इसके बारे में लिखा भी है, जो आज भी अगर हम रिसर्च करें तो काफ़ी कुछ मिलता है जानने को। मतलब ये तो भारत के बाहर के जो स्कॉलर्स यहाँ पे आए उन्होंने लिखा और पूरे जाके लोगों को बताया है कि भारत में क्या नॉलेज है और क्या क्या कैपेसिटी है चीज़ों को करने की। तो आज हम उन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वेदास का तो पूरा ज्ञान हमें भी नहीं है, पर हम कुछ ऐसे चीज़ों पे बात करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और जो हमारे रोज़ के ज़िंदगी से काफ़ी जुड़ी हुई है, या फिर आप बोलो काफ़ी कॉमन नॉलेज है आज के दिनों में, ताकि हम सब इससे रिलेट भी कर पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं और किस लेवल का नॉलेज था। ये हम आज बात करते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगा अर्थ से। जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, इसको एज़ पर मॉडर्न साइंस हमने काफ़ी बाद कुछ 100 सालों पहले जाना कि अर्थ जो है वो राउंड है। पहले उसको फ्लैट माना जाता था एज़ पर मॉडर्न साइंस, पर गैलीलियो ने शायद डिस्कवरी किया कि अर्थ राउंड है। हमारे संस्कृत के वर्ड में अर्थ का जो मीनिंग होता है वो होता है भूगोल। मतलब भू का मतलब भूमि एंड गोल का मतलब राउंड। सो हमारी भूमि, हमारा अर्थ राउंड है। तो हमारे संस्कृत के वर्ड से इसकी मीनिंग मालूम चल जाता है कि अर्थ वॉज राउंड, जो कि हमें बहुत बाद में मालूम चला एट मॉडर्न साइंस के हिसाब से। देन दूसरा एक वर्ड होता है अर्थ के लिए जगत, और जगत का मतलब होता है जिसकी गति हो। तो हमें ये मालूम था कि अर्थ राउंड है और हमें यह भी मालूम था कि इट्स मूविंग, इट्स नॉट स्टिल। इन दोनों वर्ड से काफ़ी क्लियर हो जाता है भूगोल एंड जगत। फिर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के बारे में हमारा जो नॉलेज था एंशिएंट इंडिया का काफ़ी डीप, काफ़ी प्रोफाउंड था। एक शब्द है सोलर सिस्टम को डिनोट करने का इंडिया संस्कृत में, सूर्य मल्लिका। सूर्य का मतलब होता है सन एंड मल्लिका का मतलब होता है माला, गार्लैंड। तो सोलर सिस्टम अगर हम देखें तो वैसे डिज़ाइंड है, बीच में सन होता है और उसके चारों तरफ माला के रूप में प्लैनेट्स चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इनफैक्ट हम अपने पुराने मंदिरों में भी जाएं तो जितने भी मंदिर हैं उसमें हज़ारों सालों के पुराने मंदिर हैं, काफ़ी 100 सालों से हैं, और सब जगह पे नवग्रह की मूर्तियां होती हैं। उन नवग्रह की मूर्तियों का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो हर मंदिर में एक जैसा ही उसको सजा के रखा जाता है। एक के बाद वो एक आता है, चाहे वो बुध हो, शनि हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, और सूर्य जो होता है, सन जो होता है, हमेशा बीच में होता है। तो ये भी एक प्रूफ है कि हमारा सोलर सिस्टम का जो नॉलेज था वो काफ़ी डीप था, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अब चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के लिए हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, चंद्रमधि कृष्णम। इसका मतलब होता है चंद्र का मतलब मून, मधि का मिट्टी, कृष्णम मतलब एनीथिंग विच इज़ ऑफ डार्क कलर, ग्रे, ब्लैक। तो हमारे नॉलेज में ये काफ़ी पहले से था, हमारे वेदास में जो कम से कम 5000 साल पहले के होंगे, कि सूर्य जो चंद्रमा है उसकी जो मिट्टी है उसका कलर जो है वो डार्क है। जबकि हम यहाँ से अगर देखते हैं तो हमें चंद्रमा बिल्कुल वाइट, सफ़ेद दिखता है। तो यहाँ से बैठ के हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसकी मिट्टी डार्क हो सकती है। टेलीस्कोप आने के बाद ऑब्वियसली लोगों ने काफ़ी क्लोजली देखा तो समझ में आया, बट ये हज़ारों हज़ार साल पहले की बात है। और एक्चुअली सच में मिट्टी डार्क है, वेरीफाई हो पाया जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चंद्रमा पे। वहाँ से जो सैंपल आई थी मिट्टी की, देन उसको देखा गया, देन एनालाइज किया गया, देखा गया कि एक्चुअली द कलर इज़ डार्क, ब्लैक, ग्रे, जो काफ़ी पहले से पता था। फिर चंद्रमा का एक और तथ्य हम बात करते हैं। चंद्रमा के 2 स्वरूप होते हैं। अमावस्या में बिल्कुल नहीं दिखता हमें और पूर्णमासी में दिखता है। तो अमावस्या जो है, वो जो शब्द है वो चंद्रमा के अमावस्या के समय जो स्थिति होती है उसमें उसका वर्णन है। अमा का मतलब होता है टुगेदर,
वस्या का मतलब होता है रहना, तो साथ में रहना। तो अमावस्या के टाइम पे जो पोजीशन होती है मून की, तो वो सन और मून दोनों अर्थ के सेम साइड पे होते हैं। तो अगर ये अर्थ है तो यहाँ मून रहेगा, यहाँ सन रहेगा, दोनों सेम साइड पे होते हैं। दैट मीन्स सन इज़ ऑन द साइड ऑफ मून इज़ ऑन द साइड ऑफ सन। सो अमावस्या साथ में रहते हैं, तो वो अमावस्या हो गया। पूर्णमासी में मून जो है वो सन अर्थ के दूसरी तरफ आ जाता है, जिससे हमें वो दिखता है। पूर्णमासी का मतलब होता है पूर्ण का मतलब होता है होलनेस। सो उस हिसाब से पूर्णमासी का शब्द है। पर अमावस्या शब्द को बनाया गया, इन्वेंट किया गया मून की स्थिति को समझते हुए। तो इतनी डीप नॉलेज थी, और इतनी डीप नॉलेज को एक शब्द के द्वारा पूरी तरह से उसको समझाया गया। तो ये था हमारा पावर ऑफ नॉलेज एंड हाउ वी यूज्ड टू डिलीवर दैट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। और एक शब्द आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी हम जानते हैं, इसाक न्यूटन ने काफ़ी कुछ सौ साल पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया वर्ल्ड को। पर हमारे संस्कृत में गुरुत्वाकर्षण हमेशा से था। गुरुत्वाकर्षण विच मीन्स दैट एनीथिंग विच कैन होल्ड and attract things towards themselves. So the whole solar system is basically based on the law of gravity, and same is the planet Earth. तो उसको डिनोट करने के लिए वो शब्द था गुरुत्वाकर्षण। तो हमेशा से था। अभी बात करते हैं अगेन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की। 108 हमारे कल्चर में काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है। हम स्पेशली जब मंत्र जाप किया जाता है तो बोला जाता है कि भाई 108 बार मंत्र जाप करें। हर तरह के मंत्र को हमें बताया जाता है। तो 108 का भी हमने सोचा है कि 108 क्यों, कहाँ से आया नंबर। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंटिफिक रीज़न है। अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सन के डायमीटर का 108 टाइम्स है, 108 बार है। सेम अर्थ और मून के बीच का जो डिस्टेंस है वो मून के डायमीटर का 108 बार है। सो ये अगर आप सोचो तो कितना अमेजिंग फैक्ट है। ये हमें पता नहीं कितने सालों से पता था, और उसके बेस पे ही 108 नंबर को साइंटिफिक बेस बनाकर मंत्र जाप और काफ़ी सारी चीज़ों को किया गया। तो दोस्तों, हमारे जो भी वेदास एंड हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ जो है, हमारा कल्चर जो है बहुत ही साइंटिफिक है। बस आज के दिन में हमें उस तरह से सिखाया नहीं गया है कि हम उसको कैसे साइंटिफिकली डिकोड करें। बट हम जितना इस पर रिसर्च करेंगे हमें मिलेगा कि हमारा कल्चर बहुत ही साइंटिफिक रहा है हमेशा। कोई भी चीज़ जस्ट ऐसा ही नहीं हुई है। इट्स नॉट बाई चांस और कोइंसिडेंस, देयर इज ऑलवेज बिन अ रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग। जस्ट दैट कि कुछ हमें पता है, कुछ मॉडर्न साइंस ने वेरीफाई भी कर ली है, और बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता, जिसको हम बोलते हैं कि नहीं ये तो सिर्फ बातें बोलने की। बट जब अर्थ गोल था, गोल हमेशा से ही था, जब अर्थ हमेशा से गोल था, लेकिन फ्लैट समझते थे, और हम तो हमेशा से बोलते थे गोल है। एंड मॉडर्न साइंस को बहुत बाद में मालूम चला, तो पहले उसको भी मॉडर्न साइंस देखता होगा कि अगर हम गोल बोल रहे हैं तो बकवास है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम श्योर आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में वो भी वेरीफाई होगी मॉडर्न साइंस के थ्रू, और लोग आगे जानेंगे इसको। फिर हम एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक पहले श्लोक पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। वो श्लोक है, गोपी भाग्य मधुव्रात रिंग शोधि धन संदिग खल जीवित खाताव गल हालार संधर। ये श्लोक जो दोस्तों है वो है भगवान कृष्ण के स्तुति के लिए, इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। देयर आर सो मेनी श्लोकास, दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। अब एक टेबल होता है हिंदी अक्षर का नंबर के साथ, जिसको बोला जाता है कता पयादी संख्या टेबल। कता पयादी संख्या टेबल। उस पे अगर इस श्लोक के हर एक अक्षर को हम अगर उस नंबर के हिसाब से सजाए जो उस टेबल में है, गोपी में ग प, भाग्य भ, ग य, मधु म ध उ, अगर हम उस हिसाब से सजाए तो एक्चुअली ये श्लोक जो है ना, ये वैल्यू ऑफ पाई है। जो वैल्यू ऑफ पाई जो 3.141 होता है, ये श्लोक को अगर हम सजाते हैं पूरा उस पर, तो ये श्लोक हमें वैल्यू ऑफ पाई देता है, करेक्ट टू द 30 डेसिमल पॉइंट्स ऑफ द वैल्यू। इजंट इट इंटरेस्टिंग? अपने आप में सोचो तो एक श्लोक में पूरा वैल्यू ऑफ पाई को डाला गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब वेदास लिखा, श्लोक लिखा, तो हर के पीछे कुछ मीनिंग छुपा है। ये बस जैसे मैंने पहले बताया था कि कितना हम जान पाए हैं, कितना हम जान पाएंगे उसके ऊपर है।
ऑब्वियसली ये नॉलेज कहीं ना कहीं लॉस्ट हुआ है बिकॉज ऑफ इन्वेजन, बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल अदर रीज़न, आई डोंट नो। पर हमें नहीं पता। हम आज जब खोजते हैं, जब इस पर थोड़ा रिसर्च करते हैं, जो जानने की कोशिश करते हैं, तो मालूम चलता है कि कितना सारा इंटरेस्टिंग नॉलेज है जो कि मॉडर्न साइंस में बहुत बाद में इनको डिस्कवर किया गया, बहुत बाद में लाया गया। हमारे वेदास में बहुत कुछ, बहुत जगह, बहुत कुछ उसके अंदर है, बहुत नॉलेज है जो हमने कभी उसको डिकोड ही नहीं किया। महर्षि सुश्रुत, जो कि जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी, जिन्होंने सुश्रुत संहिता का रचना की थी ऑलमोस्ट 2500 साल पहले, उनकी जो प्रतिमा, उनकी जो स्टैचू है, वो रॉयल ऑस्ट्रेलिया कॉलेज ऑफ सर्जरी मेलबर्न में उसके बाहर रखी गई है। दैट मीन्स वहाँ के लोग इनको मानते हैं, और इट इज़ अ प्रूफ दैट ही वॉज अ ग्रेट सर्जन, ही वॉज द फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड जिन्होंने सर्जरी साइंस के बारे में पूरा बुक लिखा हुआ है। एंड उनके बुक्स के ऊपर उनके जो फार्मूलाज होंगे, जो उनके मेथड्स होंगे, प्रोसेस होंगे, उसके ऊपर ही बिल्ड करके मॉडर्न साइंस ने उसको ऑब्वियसली और रिफाइन किया और जाना। तो उनकी प्रतिमा को एज अ ग्रेटफुलनेस मेलबर्न में उस कॉलेज के बाहर दैट स्टैचू देयर, स्टिल देयर। अब थोड़ी बात करते हैं जैसे हमारे मेटलर्जी के बारे में। हमारी मेटलर्जिकल साइंस वॉज बहुत ही एडवांस थी। हमारी मेटलर्जिकल साइंस हमारे कंट्री में, इंडिया में कम से कम मोर देन देयर 1000 पिलर, 1000 से ऊपर आयरन के पिलर हैं जो हज़ारों सालों से हैं, लेकिन उसमें कोई रस्ट नहीं है। अब आप सोचो, इतने हज़ारों सालों में बरसात, पॉल्यूशन, लाइक सबसे फेमस आयरन पिलर जो आप जानते होंगे दिल्ली में है, आयरन पिलर कुतुब मीनार के पास। इतना पॉल्यूशन है वहाँ पर, इतने तरह का, लेकिन कोई रस्ट नहीं है, आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। कोल्लूर में, कर्नाटका में अराउंड 750 मीटर ऊंचा आयरन पिलर है, 2400 साल पुराना है, कोई रस्ट नहीं है, आज भी वैसे ही खड़ा है। तो आप सोचो कि मेटलर्जिकल साइंस जो था वो कितना एडवांस था हमारा पहले का, जो अगेन इन द प्रोसेस वी हैव लॉस्ट इट। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो वास्को ड गामा के बारे में हम में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो वास्को ड गामा पोर्चुगल से निकले थे सेल करके। तो उन्होंने जब वहाँ से निकले थे तो जो यूरोप का सबसे बड़ा शिप हो सकता था उसको लेके निकले थे। और पोर्चुगल जो है, आप मैप पे देखोगे तो उसके नीचे से ही अफ्रीका, एग्जैक्टली उसके नीचे से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लैंड के बॉर्डर को, सीमा को पैरेलल रखते हुए नीचे की तरफ आए थे। वो लैंड के साथ साथ सेल करते गए, सी पे नीचे की तरफ आए थे और साउथ अफ्रीका पहुँचे थे। साउथ अफ्रीका पहुँचने के बाद वहाँ वो एक इंडियन ट्रेडर से मिले, जो कि जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था गुजराती इंडियन ट्रेडर। उनसे मिले और वो गुजराती इंडियन ट्रेडर के पास उनके जैसे 5-6 शिप्स थे, जो उनके शिप से 5 गुना, कम से कम 5 गुना बड़े शिप्स थे। तो अभी आप सोचो कि हमारा नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज वो गुजराती ट्रेडर इंडिया से साउथ अफ्रीका आ चुका था, एंड इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच के में देयर इज़ नो लैंडमार्क जिसको आप फॉलो करके आ सकते हो। आपको डायरेक्टली सी के थ्रू आना पड़ेगा। तो दैट शोज़ हमारा नेविगेशन का नॉलेज, हमारी शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी, हमारा ट्रेड कैपेबिलिटी, वो सब था। और वही गुजराती जो ट्रेडर था वो वास्को ड गामा को केरला लेके आए अपने साथ, कालीकट में, जहाँ वो पहली बार उतरे थे। फिर वहाँ से उन्होंने जो किया इंडिया में किया। ये वास्को ड गामा की लॉग बुक में ही लिखा हुआ है, जो आज भी लिस्बन के किसी म्यूज़ियम में है। वहाँ से ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज मालूम चलता है। तो ऐसे कई सारे और भी तथ्य हैं, ऐसे कई सारे और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पर हमारे पहले एंशिएंट विजडम के बारे में मालूम चलेगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, हमें हमारे तक नहीं पहुँच पाया सही तरीके से। आज भी है, लेकिन उसको कोई डिलीवर नहीं करता है। देयर इज़ नो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे जिसके थ्रू उसकी डिलीवरी हो पाए। जैसे कि आप स्कूल में आप सिलेबस पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऑल, वैसा कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है जिसके थ्रू डिलीवर हो पाए। वो आप तभी जान पाओगे जब आप खुद का इंटरेस्ट लेके जानने की कोशिश करोगे। पर मुझे लगता है जानना चाहिए, बिकॉज काफ़ी वास्ट नॉलेज है, काफ़ी अमेजिंग नॉलेज है,
जो मॉडर्न साइंस कई चीज़ों को बहुत बाद में वेरीफाई कर पाया, इन्वेंट कर पाया, वो हमारे पास बहुत सालों से, हज़ारों सालों से हमेशा से था। हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी जैसा भी है, आई थिंक ये जो नॉलेज है ये हमेशा से ही सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ को का प्रतीक रहा है। और अगर हम इस नॉलेज को जान पाए, इसको अपने समझ पाए, ऑब्वियसली इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड कि वी बिलोंग टू दैट कल्चर जो ऐसा नॉलेज लेके चला था। और हमारे कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी सुधारता है ये। इट कैन मेक द लिविंग मोर सस्टेनेबल, बिकॉज वी नो लास्ट 150-200 साल के मॉडर्न वे ऑफ लिविंग में what has happened to planet Earth, right? We are dealing with global warming, we are dealing with pollution, we are dealing with shortage of power, shortage of food, सारे चीज़ों के साथ ये नॉलेज हज़ारों साल से था। और जब तक एक्टिव था, जब एक्टिवली फॉलो किया जाता था, सब लोग रह भी सही से रहे थे और सस्टेनेबल भी था। कभी उन हज़ारों सालों में ना तो प्लैनेट की इतनी डैमेज हुआ, प्लैनेट को किसी भी तरह से, ना किसी तरह शॉर्टेज आया। तो कहीं ना कहीं अगर ये नॉलेज को हम आज के दिन में अप्लाई कर पाए, यूज़ कर पाए सही तरीके से, सो दिस नॉलेज इज़ ऑल अबाउट अगेन वे ऑफ लिविंग, हाउ यू लिव योर लाइफ एंड स्टिल सिटिंग एट वन प्लेस, हाउ यू कनेक्ट विद द होल यूनिवर्स। बिकॉज उस समय हमारे पास, इन ऋषि मुनियों के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई मशीन नहीं था। उसके बावजूद इन्होंने पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया, पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर किया। आई थिंक इनकी जो पावर थी थ्रू प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, टू कनेक्ट विद कॉस्मिक एनर्जी, टू कनेक्ट विद यूनिवर्सल एनर्जी, वॉटएवर जो भी उनको जानने की ज़रूरत थी, वो खुद के अंदर आग बंद करके बैठ के वो जहाँ भी पहुँचना चाहते थे पहुँचते थे, उस नॉलेज को समझते थे और उन्होंने उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट किया। दोस्तों, मैं आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई विल ट्राई टू शेयर मोर सच इनसाइट्स आगे भी, जैसे भी करते रहेंगे। नमस्कार।